एक साल आज मोदी सरकार के पूरे हो गए हैं और इस एक साल पर अगर हम नज़र डालें तो सिर्फ एक बात समझ में आती है जिसको कहा जा सकता है, ये सूट बूट और लूट और झूठ की सरकार थी। झूठ बोला, लूटा, सूट बूट पहनकर हर जगह घूमते रहे, इसके अलावा देश की आम जनता को कुछ नहीं मिला। इस सरकार के कार्यकाल में हमने 15 वो मुद्दे ढूंढे हैं जो हिमालयन ब्लेंडर के तौर पर इस देश में जानी जाएगी, जो 15 बड़ी भूलें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात किसानों की ज़मीन जिस तरह छीनने के लिए एक साल में बदल जाना, जिस तरीके से $65 पे कच्चा तेल खरीद के उसे 70-71 में बेचा, जबकि कांग्रेस ने $110 में पर बैरल खरीद के 70 रुपये में उसके कार्यकाल में बिका। अगर हम गौर से देखें तो एक बात बहुत साफ समझ में आती है कि यह सरकार जानी जाएगी कि आज़ादी के बाद जितने किसानों ने मोदी के एक साल में आत्महत्या की है, उतना देश की आज़ादी के बाद कभी इतनी आत्महत्याएं या मौतें किसानों की नहीं हुई। इसके साथ मैं एक चीज़ के लिए ज़रूर श्रेय मोदी जी को दूंगा। उन्होंने कहा था पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करेंगे, कर दिया उन्होंने। करप्शन का, लूट का एक नया नुस्खा उन्होंने गुजरात मॉडल के तौर पे दिया है देश को। विदेश दौरे में उनके साथ रक्षा मंत्री नहीं जाते जब राफेल का सौदा इकरार होता है, विदेश मंत्री नहीं जाती उनके साथ, संबंधित विभाग के मंत्री नहीं जाते, लेकिन एक उद्योगपति अडानी जाते हैं और उसका नतीजा है कि आज शेयर बाजार में अडानी का भाव अंबानी से भी आगे है और पूंजीपतियों से आगे है। इस तरह उन्होंने गुजरात मॉडल में एक भ्रष्टाचार का नया तजुर्बा देश को सिखाया है। राफेल सौदा एक जबरदस्त भ्रष्टाचार का नमूना है, जहां पर पारदर्शिता नहीं बरती गई। सीधे सीधे जिस तरीके से जसवंत सिंह जी, उनका खुद के जो विदेश मंत्री थे, जो खुद उनके वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो आरोप लगाया था उसकी बगैर जांच किए, जिस तरह राफेल समझौता प्रधानमंत्री जी ने अडानी की उपस्थिति में किया है, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एक सवाल हो सकता है। और मैं चाहता हूं कि इसकी एक संसदीय समिति बनकर इसकी जांच की जाए। मोदी जी कल शायद मथुरा जाके सच बोल गए। मथुरा का असर रहा होगा। उन्होंने कहा अभी तो मैंने बीज बोया है, अभी अंकुर नहीं निकला है, तो फल की प्रतीक्षा करना बेकार है। उन्होंने खुद मान लिया कि उनका एक साल जमीन के अंदर है, जमीन के बाहर उसका फल नहीं आया है। और वो मथुरा उन्होंने इसलिए चुना था कि अगर दीनदयाल उपाध्याय जी के भारतीय जनसंघ पर नज़र डालें और उनके जीवन पर नज़र डालें, जिनके गांव में गए थे, तो कैसे उनकी जान गई थी। वो लड़ रहे थे कश्मीर में एक झंडा एक संविधान के लिए, और अगर उसकी हत्या किसी ने की, उनके सपनों की, उनके सिद्धांतों की, तो उस दिन हुई जब भाजपा का ही प्रधानमंत्री बैठा हुआ था, उसके सामने 2 झंडे लगे हुए थे, एक कश्मीर का, एक भारतवर्ष का। वहाँ 2 संविधान थे, और एक भारत का संविधान, एक कश्मीर का अपना आंतरिक संविधान, और शपथ ले रही थी पीडीपी और बीजेपी की सरकार। उस दिन दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों की ही हत्या नहीं हुई थी। अगर दोबारा मौत हुई थी दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों का एक नज़रिया फ़र्क है इस पर उनकी पीडीपी और बीजेपी सरकार बनाने का नतीजा ये हुआ है कि पहली बार शासन, प्रशासन और पुलिस की उपस्थिति में अगर कश्मीर के घाटी में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं, तो हर भारतवासी को उतना ही दुख हो रहा है जितना जब मोदी जी विदेश की धरती पर संघाई में जाके बोलते हैं कि भारतवासी जब पैदा होता था तो उसे अपने को भारतीय कहने में शर्म आती थी। शर्म हमें आ रही है कि हम भारतीय होने के लिए अपने जान न्यौछावर कर सकते हैं, प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, और हमारे देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि भारत में जन्म लेने पर भारतीय कहने पे शर्म महसूस होती है। मैं समझता हूँ उनके एक साल के कार्यकाल का नहीं, बल्कि इस शताब्दी का सबसे शर्मनाक बयान है। कहीं हिंदुस्तान के किसी हिस्से में किसी के जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, और अगर वो जा रही हैं तो ठीक जाएं, कोई भी जाए, सबका स्वागत है। मोदी जी ने भी कहा था मैं आता रहूँगा, नहीं लौट के गए हैं।
राहुल जी वहाँ होके आए हैं। पर मैं इतना अमेठी और रायबरेली के लिए कह दूँ कि औरों के लिए तो वो चुनाव क्षेत्र हो सकता है, पर सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए, इंदिरा गांधी परिवार के लिए वो एक मंदिर, मस्जिद का दर्जा रखता है। और वहाँ इबादत करते हैं ये लोग, और वहाँ के लोग जितना इनको प्यार करते हैं, जो पिछली बार हुआ वो जितनी बार जाएंगे, और जब चुनाव होगा रायबरेली और अमेठी की जनता राहुल गांधी के साथ और सोनिया गांधी के साथ खड़ी मिलेगी।